महोदया, आप शपथ लेंगी अथवा प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ लूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं कुमारी नीतू, जो अम्बाला से युवा सांसद निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सुश्री रिम्पल, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से नव निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञान लेंगी? महोदय, शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञान लेंगी? महोदय, मैं शपथ लूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेंगी? अंग्रेजी भाषा में महोदय। I, Rimple, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय प्रधानमंत्री जी अब नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सदन में आज बहुत अधिक संख्या में महिलाएं, गरीब किसान, दलित और आदिवासी मंत्री बने हैं। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सदन को उन सदस्यों का परिचय करवाती हूँ। कुमारी सारकी, स्वास्थ्य मंत्री। कुमारी दीक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 3 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन की सूचना दूं। श्री रतन टाटा जी का निधन 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन 79 वर्ष की आयु में 20 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ। व श्री मनमोहन सिंह जी ने 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। इनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनके निधन पर परिवार व संबंधियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक उद्योगपति ही नहीं, एक समाज सेवी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। सन 2000 में भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और सन 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी किसान और युवा वर्ग के मसीहा थे। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा के विकास के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। श्री मनमोहन सिंह जी एक सुलझे हुए राजनेता थे तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। देश के विकास के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इन तीनों महापुरुषों के निधन से दुखी हूँ। मैं समूचे राष्ट्र की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। विपक्ष के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में मैं अपने को सहयोजित करती हूँ।
देश के लिए श्री रतन टाटा जी का योगदान अतुलनीय है। वे बेदाग छवि के एक सच्चे राष्ट्र हितैषी इंसान थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक लौह पुरुष और गरीब किसान वर्ग हितैषी व धरातल से जुड़े एक सच्चे नेता थे। श्री मनमोहन सिंह जी विश्वविख्यात अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका जीवन उपलब्धियां से भरा हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित सरदार मनमोहन सिंह जी का देश को आर्थिक संकट से उबारने में विशेष योगदान रहा। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से अनेक ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जिससे देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इन महान विभूतियों की कमी देश को खलती रहेगी। मैं शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं भेजने में समय और अपने दल को संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के मौन खड़े होंगे। माननीय सांसदों, बैठ जाइए। तो शोक संदेश भेज दिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, आपको यह जान हर्ष हो रहा है कि आज हमारे सदन की कार्यवाही देखने के लिए विदेशी मेहमान उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, मैं सदन के माननीय सदस्यों की ओर से इन मेहमानों का सदन में पधारने पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे सदन की शोभा बढ़ाई। मैं सदन का इन मेहमानों से परिचय करवाऊंगी। जापान से सांसद मिस्टर एकिमास सुजुकी और इटली से यंग लीडर मिस एना मारिया। माननीय सांसदों, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों को विदित करवाया जाए। जी महोदया, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा विदित करवाया जा रहा है। विपक्ष के नेता कुमारी पायल। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर भारत की छवि सांप्रदायिक दंगों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, राजनीतिक कठोरता के कारण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे ट्विटर और बीबीसी के साथ हुए व्यवहार के कारण छवि कम होती जा रही है, जिसका नुकसान हमें दूरगामी जरूर होगा और भारत वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ जाएगा। इस विषय पर सरकार की क्या नीति है, कृपया सदन को बताया जाए। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। माननीय विदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री होने के नाते सदन और देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि कम नहीं हुई है, बल्कि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। आज प्रत्येक देश भारत के साथ आना चाहता है। भारत अपनी आजाद विदेश नीति के आधार पर अपनी भूमिका निभा रहा है, जिससे सभी देशों को पता है कि आने वाला समय भारत का है। भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा और हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाएगा। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर कोई घटना नहीं होती। ट्विटर हो या बीबीसी हो या कोई और अन्य संस्था हो, भारत किसी भी व्यक्ति या संस्था के सामने इतना झुकेगा नहीं। अगर उन्हें इस देश में रहना है, कार्य करना है, तो उन्हें इस देश के नियम और कानून मानने ही पड़ेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। अब की सरकार बातचीत की नहीं, कार्यों की सरकार है, शक्ति की सरकार है। आप भारत की वैश्विक छवि की बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से अपने लोगों को निकालना हो, अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालना हो, ईरान से अपने लोगों को निकालना हो, भारत वह पहला देश बना जिसने सबसे पहले और सबसे ज्यादा नागरिकों को अपने देश में वापस लाया। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात है तो भारत मजबूती से अपना पक्ष रखता है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में देखने को मिलता है।
कि पूरा विश्व यह देखकर हैरान हो गया कि किस प्रकार भारत ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया है। आने वाली सदी भारत की सदी है और इस पर प्रत्येक देशवासी को गर्व होगा। माननीय सांसदों, कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। प्रश्न संख्या 102 कुमारी स्नेहा। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब और लचर क्यों होती जा रही हैं? आप किसी सरकारी अस्पताल में जाकर देखते हैं तो सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपने तो वादा किया था कि आपकी सरकार आने पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। राज्य सरकारों को तो छोड़िए, आपने जो एम्स बनवाए हैं उनमें जाकर देखिए, पर्ची कटवाने में ही पूरा दिन लग जाता है और आधे मरीज तो डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाते। और इसके बाद सरकारी अस्पतालों में दवाइयां तो मिलती ही नहीं, बाहर से लेनी पड़ती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इलाज महंगा होता जा रहा है और मौत सस्ती होती जा रही है। महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र सिरसा की बात करती हूँ। सिरसा हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, मगर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हमेशा ही नजरअंदाज किया गया। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी क्षेत्र के अंदर दिनों दिन फैलती जा रही है। इसके इलाज के लिए क्षेत्र के अंदर कोई भी अस्पताल नहीं है। क्षेत्र के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए बाहर बीकानेर, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि शहरों में जाना पड़ता है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है जिससे आम लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके, देश को बताए। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ही गंभीर है। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े कार्य कर रही है। गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी बहुत सी योजनाएं लेकर आई हैं। गरीब लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके, अस्पतालों में निरंतर डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है, नए नए एम्स खोले जा रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयों की निरंतर व्यवस्था की जा रही है, नई नई मशीनों को लाया जा रहा है। सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिससे गरीब, अमीर व सभी वर्ग के लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके। हमारी सरकार आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरे साथी केवल अपने संसदीय क्षेत्र के लिए चिंतित है, लेकिन हम पूरे भारत को अपना मानते हैं और भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सिरसा की बात है, तो मेरे साथी सांसद महोदय को शायद याद नहीं है कि सिरसा में एक सरकारी हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है और अभी हाल ही में 21 नवंबर 2024 को हमारी सरकार ने 1010 करोड़ की लागत से 22 एकड़ भूमि में सिरसा के संस्थापक संत सरसाईनाथ के नाम पर सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है, जिसमें 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल विद्यार्थियों के लिए 100 MBBS की सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें 5 एकड़ भूमि पर आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोला जाएगा, जिससे न कि सिरसा बल्कि संपूर्ण हरियाणा और इसके साथ लगते राज्यों पंजाब व राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। और भविष्य में भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर जिले में अपने एम्स खोलने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा सरकार ने लगभग सभी राज्यों में अब एम्स खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें से कुछ राज्यों में एम्स की शुरुआत हो चुकी है और कुछ राज्यों में होने वाली है। सरकार सेवाओं को लेकर बहुत ही गंभीर है और इसका उदाहरण हमने कोरोना काल के कठिन समय में दिया कि जब पूरे विश्व में कोई भी देश दवाई बनाने में सक्षम नहीं था, तब हमने पूरे विश्व को दवाई प्रदान की और पूरे विश्व को मौत के मुंह से निकाला। ऐसी स्थिति में भारत अपने नागरिकों को किसी भी बीमारी से मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? प्रश्न संख्या 103 कुमारी रिम्पल। माननीय अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी किसी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। देश की सारी व्यवस्था को कर्मचारी ही ध्वस्त रखते हैं। मैं संसद के माध्यम से
देश के कोने कोने से उठने वाली कर्मचारियों के संगठनों की आवाज की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात है। कर्मचारियों द्वारा जमा राशि को शेयर बाजार में लगाया जाता है जो पूरी तरह से असुरक्षित है। कोई गारंटी नहीं हो सकती, पूरा पैसा ही डूब जाए। पैसे निकलने के नियम बड़े कठोर, मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान है। 58 वर्ष तक सेवा करने के बाद जो पेंशन के रूप में 500 से 2500 रुपए तक 500 से 2500 रुपए तक मासिक पेंशन देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल भी इस स्कीम के तहत आते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो 60% राशि मिलती है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। क्या सरकार पूरा जीवन देश की सेवा करने के बाद उनके बुढ़ापे के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेगी? कृपया सदन की मर्यादा को भंग न करें। माननीय वित्त मंत्री जी। पेंशन पेंशन पेंशन। मैं अपने विपक्षी साथी को अवगत करवाना चाहूंगी कि यह पेंशन योजना कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई थी। कर्मचारियों के संगठनों के कुछ विरोध के स्वर आज 1-2 वर्षों में देखने को मिले हैं। हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों की चिंता करती है। लीपापोती बंद कीजिए मंत्री जी, लीपापोती बंद कीजिए। विपक्षी सांसदों, शांति बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। रिटायरमेंट के बाद जो 60% राशि मिलती है उसको भी हमने टैक्स फ्री कर दिया है। हमारी सरकार अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास है। एनपीएस में बदलाव करते हुए जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है वो भी कर्मचारियों के हित में है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, विपक्ष के नेता। अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी द्वारा पेश किए गए आंकड़े मात्र एक लीपापोती है। गत वर्ष में जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी राशि मात्र 1250 रुपए तक बनी है। क्या इतनी राशि में कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी तथा असामयिक बीमारियों का खर्च वहन कर पाएगा? महोदया, यहाँ तक कि सरकार की स्कीमों की वजह से पेंशन भोक्ता की राशि उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को भी नहीं मिल पाती। वक्त से पहले रिटायरमेंट तक राशि नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि एनपीएस के रखरखाव के लिए खाते में जमा राशि पर 10% वार्षिक का टैक्स भी कटेगा। तब सरकार कैसे कह सकती है कि हम कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हैं? विपक्षी सांसदों, सदन की मर्यादा भंग न करें। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सम्मानित साथी द्वारा पेंशनधारी कर्मचारियों के प्रति जो चिंता की गई है मैं उसके संबंध में बता देना चाहूंगी कि टियर 2 में लगा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। गत दिनों हमारे मंत्री समूह की बैठक में भी इस विषय पर विचार विमर्श किया। लीपापोती बंद करो मंत्री जी, लीपापोती बंद करो। शांति बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पेंशन को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाकर उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का निराकरण किया है। कर्मचारी द्वारा जमा राशि को उनके संपूर्ण कार्यकाल में 25% महोदय 25% से 2 बार निकाला जा सकता है। प्रश्न संख्या 104, मिस्टर जयपाल। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुकूमरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा, मैं चीख सुनाने आया हूँ। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है। सरकार आंखें मूंदे बैठी है। 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उनके साथ दरिंदगी की गई। 11 नवंबर को सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल है। इसके बाद इंफाल घाटी में 16 नवंबर को विधायकों और मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ की गई। जीरीबाग के राहत शिविर से 3 बच्चे और 3 महिलाएं लापता हो गई। सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है, नहीं तो क्या कर रही है सदन को बताया जाए। माननीय सांसदों, कृपया
महोदया, हमारी सरकार की हमेशा से ही नीति रही है कि उग्रवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मणिपुर मामले पर भी सरकार गंभीरता से नजर बनाए हुए है। मैं विपक्ष को बता देना चाहती हूँ कि विपक्ष जिस गोलीबारी की बात कर रहा है उसमें भी हमारे जवानों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। और जहाँ तक विधायकों और मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ का सवाल है तो उसमें से 40 से 50 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जो बच्चे और महिलाएं अगवा कर दिए गए थे उनको भी सुरक्षित रिहा करवा लिया गया है। उनके साथ दरिंदगी करने वालों को भी जेल भेज दिया गया है। बनाए रखिए। प्रश्न संख्या 105 कुमारी पायल। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पर अटक गई। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पर अटक गई। 10 साल में ही विकास की मौसी रास्ते से भटक गई। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि देश में चुनाव संबंधी सुधार करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। आप तो नारा देते थे कि एक देश एक चुनाव, एक विधान एक संविधान, परंतु आप चुनाव प्रक्रिया में एक भी सुधार नहीं कर पाए, बल्कि चुनाव तो एक औपचारिकता मात्र रह गए हैं। सरकार मनचाहे चुनाव नतीजे लाने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे हैरान करने वाले हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम जल्द ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए संविधान में संशोधन करने वाले हैं। एक देश एक चुनाव के लिए हम जन सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सदन में हम इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट्स बिल लाने वाले हैं। यह पूरे देश के हित में होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष उस पर भी हंगामा ही करेगा। और रही बात ईवीएम की, तो ये तो विपक्ष का स्वभाव बन चुका है। जब हार अध्यक्ष महोदया, जब हार जाते हैं तो सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ गड़बड़ी नहीं हो सकती। माननीय सांसदों, अब सुनिए कुमारी प्रभजोत। जानते हैं ना, शिवालों को जानते हैं, जो भूखे होते हैं साहब वह सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अध्यक्ष महोदया, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की, तमन्ना है किसान की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन में खड़ी होती हूँ तो मेरी नजर एक बार एक किसान पर चली जाती है। उसकी वही कच्ची दीवार, उसका वही छप्पर, वही गाय, वही बाजरा जो जहाँ से पैदा हुआ है, उस संस्कार को मैं भूल नहीं सकती। मैं भी उसी संस्कार में पली बड़ी हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन पिछले 4 सालों से देश के कोने कोने से किसान धरने, प्रदर्शन, अनशन कर रहे हैं, जिसमें अब तक 900 से अधिक, अध्यक्ष महोदय, 900 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी धरने प्रदर्शन जारी है। किसान जगजीत सिंह डलेवाल पिछले 1.5 महीने से आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? शांति बनाए रखिए। किसानों का इतना अपमान क्यों हो रहा है? सरकार जवाब दे कि किसानों के हालात इतनी दयनीय क्यों है? कृपया सदन की गरिमा बनाए रखिए। क्या सरकार ने किसानों के हालात सुधारने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई कार्य कर रही है? यदि हाँ तो सदन में बताएं। क्या सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कोई योजना लागू की है? यदि हाँ तो कितने किसानों को लाभ मिल रहा है? क्या सरकार आंदोलन में मारे गए किसानों का मुआवजा देगी? स्थिति सदन में स्पष्ट करें। शांति बनाए रखिए। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार किसानों की समस्या के प्रति अति गंभीर है। सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। और बात जहाँ तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की है तो मैं सदन को बता देना चाहती हूँ। विपक्षी दल कृपया शांति बनाए रखिए।
सुविधा भी प्रदान कर रही है। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है, जो किसान की आय बढ़ाने वाले 7 पहलुओं पर काम कर रही है। सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसका फायदा हर किसान को होगा जिसकी फसल किसी कारणवश खराब हो चुकी है। सरकार ने पीएम किसान निधि योजना लागू की है, जिसके तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से 11 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू कर रही है, जिससे भाषणबाजी बंद करो। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। जिससे हर खेत को पानी मिलेगा, उसके खेत में हरियाली आएगी, उसके चेहरे पर लाली आएगी और हर घर में खुशहाली आएगी। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। और रही बात मुआवजे की, तो कृषि मंत्रालय के पास आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मुआवजा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। शांति बनाए रखिए। विपक्षी सांसद मिस्टर शिवा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से साडे पंजाब में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति एवं ड्रग तस्करी की समस्या को उजागर करना चाहता हूँ। युवा वर्ग किसी भी देश का भविष्य होता है। पंजाब में नशे का दरिया बह रहा है, जो लोगों के अरमानों को अपने साथ बांटता जा रहा है। साडे पंजाब इस समस्या का काबू आने की बजाय निरंतर बढ़ रही है। हाल ही में गुरदासपुर सीमा के पास हीरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार तो पंजाब में हर वर्ष 7500 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। नशा तस्करों को कानून का कोई डर ही नहीं है। 86 नशीले पदार्थों की तस्करी में मुझे 86 मिली भक्ति आती है। बड़े पैमाने पर हो रही नशा तस्करी से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। इस दिशा में गृह मंत्रालय को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।